नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी में स्वास्थ्य एवं रोग या आपका अध्याय चैप्टर का नाम है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे मानव में सामान्य रोग। तो मानव में सामान्य रोग हम लोग जैसे जीवाणु के बारे में पढ़े कि जीवाणुओं से होने वाले रोग, उसके बाद विषाणुओं से होने वाले रोग। अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। तो जिसमें इसके पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं एक प्रोटोजोआ एंड अमीबा हिस्टोरिट का। अब हमें पढ़ना मलेरिया। मलेरिया जैसा कि आप इसका नाम सुने होंगे, मलेरिया एक ऐसा विशेष प्रकार का रोग है। ये होता कैसे है, इसका कारण क्या है, इसके रोग जनक एवं लक्षण क्या है, इनकी रोकथाम क्या है, आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। तो ये जो मलेरिया है एक विशेष प्रकार के प्रोटोजोआ के द्वारा ये होता है। अब हम लोग जानेंगे यह रोग मानव जात के लिए एक समस्या बना हुआ है। आपको बता दें ये जो मलेरिया रोग है बहुत ही घातक है। हमारे भारत में नहीं पूरे विश्व में एक ऐसा महामारी के तौर पे एक समय में भी फैला था। जिस प्रकार से आज हम लोग कोरोना को एक महामारी पैंडेमिक के रूप में जानते हैं, तो वैसे ही मलेरिया भी कुछ समय ये पूरे विश्व में एक महामारी के तौर पे था, लेकिन पूरा विश्व और भारत मिलके एक ऐसे वैक्सीन का निर्माण किया जिससे आज हम युद्ध स्तर पे इस बीमारी को समाप्त कर दिए। पूरे विश्व में, अपने भारत में ये पूरे विश्व स्तर तक ये समाप्त हो चुकी है। तो इस रोग से लगभग हर वर्ष लाखों व्यक्ति रोगी होते हैं और लाखों लाख इससे लोग मर भी जाते हैं। इसका रोग जनक क्या है, इनके लक्षण क्या है, इनके पैथोजेनिसिटी एंड सिम्टम्स क्या है, कैसे आप पहचानेंगे कि किसी व्यक्ति को मलेरिया है। तो मलेरिया का सबसे बड़ा लक्षण क्या होना चाहिए, कैसे उस लक्षण से हम पहचानेंगे। मलेरिया बुखार एक कोष की प्रोटोजोआ जिसे हम परजीवी कहते हैं, प्लाज्मोडियम, इसे याद रखिएगा कि ये जो मलेरिया है किसके द्वारा होता है भाई, प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। ये प्लाज्मोडियम है क्या, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है। इनकी शरीर कितने कोशिकाओं की बनी होती है, एक कोष की होती है। एक कोष की का मतलब जिनका शरीर एक कोशिका की बनी होती है, जैसे अमीबा क्या है एक कोष की है, उसी प्रकार से ये भी एक ऐसा प्रोटोजोआ है जो एक कोशिका की बनी होती है। इनके द्वारा ये मलेरिया होती है। और ये इसमें और कौन से लक्षण है, इनमें कभी अगर किसी व्यक्ति के शरीर में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है, अगर उन्हें मलेरिया रोग है तो उन्हें क्या होता है, उनको बुखार होती है, साथ ही साथ कपकपी यानी ठंडक लगती है और ठंड लगने के साथ साथ तेज बुखार होता है। तेज बुखार में लगभग 105 सेल्सियस से 106 के करीब ये बुखार चढ़ जाती है, यानी बहुत तेज बुखार होता है। और साथ ही साथ पसीना होती है और एकाएक पसीना होने के साथ साथ उस रोगी को ठंड भी लगने लगती है। तो ये इनका सिम्टम्स है। इस रोग से सिर में काफी दर्द भी होती है। अगर कोई भी व्यक्ति जिसको मलेरिया हुआ है उन्हें क्या होती है, सिर में काफी दर्द होती है और इस रोग में लगभग 2 से 3 दिन बाद ये बुखार चढ़ता रहता है और फिर पुनः उसी प्रकार से बुखार क्या होती है, खत्म भी हो जाती है। तो यानी अल्टरनेटिव इस व्यक्ति को क्या होता है, बुखार होता रहता है, उनको कपकपी होती रहती है, सर में दर्द बनी रहती है, यहाँ तक कि उन्हें उल्टी भी बार बार होती रहती है। अब हम लोग पढ़ेंगे इनका संक्रमण होता कैसे, ये प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में प्रवेश करती कैसे है, इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करते हैं। देखिए अब हम लोग को पढ़ना है संक्रमण। ये मलेरिया किस प्रकार से संक्रमित होती हैं, लोग कैसे संक्रमित होते हैं, हमने आपको बता दिया कि ये जो मलेरिया है एक विशेष प्रकार की प्रोटोजोआ जिसे हम क्या कहते हैं भाई, प्लाज्मोडियम कहते हैं। प्लाज्मोडियम के द्वारा यह रोग होता है। तो आखिर ये प्लाज्मोडियम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे पहुंचता है, किस प्रकार से लोगों को संक्रमित करता है। तो मलेरिया रोग किसके कारण होता है, ये मलेरिया रोग जो है उनका कारण जो है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है।
लेकिन उसकी वाहक कौन है, उन प्लाज्मोडियम को हमारे शरीर में या किसी अदर व्यक्ति में कैसे पहुंचाती है, कैसे ट्रांसफर करती है, तो उनकी एक वाहक होती है मादा एनाफिलीज। ये मच्छरों की एक ऐसी प्रजाति है एनाफिलीज जो क्या करती है, मादा एनाफिलीज जो होती है वो प्लाज्मोडियम को अपने प्रोबोसिस में कैरी करती है और एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बड़े आसानी से फैलाती है। ये मच्छर के काटने से यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि मॉस्किटो में यानी मच्छरों की प्रजातियों में जो मादा होती है, फीमेल जो होती है, वही बाइट करती हैं। फीमेल जो मेल होते हैं यानी नर होते हैं वो हमको बाइट नहीं करते, वो फलों के जूस लेते हैं, लेकिन जो मादा होती है, फीमेल जो होती है, वो क्या करती हैं, वो हम लोग के ब्लड को सक करती हैं। तो ये मच्छर के काटने से होता है। इनका संक्रमण किससे होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बड़ी आसानी से फैलते हैं। ये होते कहां पे, ज्यादातर ये उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में या जो दलदली स्थान होती है, ज्यादातर देशों के बॉर्डरिंग क्षेत्र होती है, वहां पे ये रोग काफी होता है, क्योंकि मलेरिया ये जो एनाफिलीज होती है ये सबसे ज्यादा उसी जगहों पे पाई जाती है। आपको बता दें ये इस रोग की जो वाहक है मादा एनाफिलीज है, मच्छर द्वारा मनुष्य का रुधिर चूसते समय यह परजीवी मनुष्य के रुधिर में पहुंच जाता है। आप एक जनरल छोटा सा फिगर के द्वारा समझेंगे कि ये अगर हमारा बॉडी है तो मॉस्किटो हम लोग के ब्लड को सक करता है और इनकी प्रोबोसिस जिसके द्वारा ये क्या करते हैं, हमको बाइट करती है, प्रोबोसिस के द्वारा या फिर ट्रंक के द्वारा जो इनका पिंच करती है, बाइट करती है। तो कोई भी अगर संक्रमित व्यक्ति है जिसमें ये प्लाज्मोडियम इंटर कर गया है, तो जब ये हमारे ब्लड यानी उस संक्रमित व्यक्ति के ब्लड को जब सक करती है, तो उस सक करने के दौरान क्या करते हैं, जब ब्लड सक करती है, तो ब्लड सक करने से पहले ये क्या करती है, एक एंटीकोगुलेंट यानी जिससे कि ये जो रुधिर पी रही हो उनके प्रोबोसिस में उनका थक्का ना जमे, उसके लिए क्या करती है, एक विशेष प्रकार के एंटीकोगुलेंट का सिक्रेशन करती है और उनके द्वारा ही ये आरबीसी के साथ साथ उस प्लाज्मोडियम को भी अपने प्रोबोसिस में प्रवेश कर लेती है। और प्रवेश करने के साथ ये फिर जब किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को जिसमें मलेरिया रोग नहीं है, वो क्या करती है, उनको बाइट करती है। जब उनको बाइट करती है तो उस बाइट करने से पहले क्या करती है, हमने आपको बताया कि ब्लड को सक करने से पहले क्या करती है, एक विशेष प्रकार के एंटीकोगुलेंट को सिक्रीट करती है। तो जब ये एंटीकोगुलेंट को सिक्रीट करती है तो उनके बक्कल कैविटी के साथ साथ या उनके जो सैलानी ग्लैंड्स हैं उनके साथ साथ क्या होती है, ये प्लाज्मोडियम बड़े आसानी से स्वस्थ व्यक्ति में इंटर कर जाता है। और ये प्लाज्मोडियम कई फॉर्म में पाए जाते हैं, तो जो उनके ये रोग फैलाना शुरू कर देते हैं। और ये प्लाज्मोडियम इंटर करने के बाद ये क्या करती है, बहुत ज्यादा मात्रा में आरबीसी को नष्ट करते हैं। हमारे लीवर में पहुंचने के बाद ये हमारे आरबीसी को बहुत ज्यादा नष्ट करते हैं और हमारे शरीर में इसी आरबीसी के ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में आरबीसी नष्ट यानी रेड ब्लड पार्टिकल्स नष्ट होने के कारण एक विशेष प्रकार का विषैला पदार्थ बनता है जिसे हम हीमोजोइन कहते हैं। कभी कभी एक नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो हीमोजोइन एक ऐसा विषैला पदार्थ आरबीसी के नष्ट होने से बनता है जिसके कारण क्या होती है, हमें कपकपी आती है या तेज बुखार होता है, ठीक है। तो ये आपका संक्रमण है जिसमें आरबीसी के नष्ट होने से, क्योंकि वो जो प्लाज्मोडियम है वो आरबीसी को ही खाना शुरू करते हैं या उनको क्षतिग्रस्त करते हैं, तो आरबीसी जैसे ज्यादा मात्रा में नष्ट होती है तो एक विशेष प्रकार का विषैला पदार्थ बनता है जिसे हम हीमोजोइन के नाम से जानते हैं। तो ये हीमोजोइन क्या करता है, कपकपी पैदा करता है, साथ ही साथ तेज बुखार उत्पन्न करता है। आपको बता दें कि ये जो संक्रमण है या जो लक्षण होता है मलेरिया का, वो मलेरिया के प्रकार पे डिपेंड करता है या उनके जो जाति है, उनके स्पीसीज जो होती है प्लाज्मोडियम के, उनके स्पीसीज के आधार पर निर्भर होता है। तो आपको बता दें एक बेंग पैटर्न जो होती है ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो लगभग बुखार की अवधि 48 घंटा रहती है, फिर रिलैक्स होता है, फिर ऐसे 48 आवर्स तक रहता है। दूसरी है मेलिनेंट
टेटेन है जो प्लाज्मोडियम, ये फैल्सिपेरम के द्वारा होती है, लगभग ये 24 से 48 घंटे बुखार हो जाती है। मिल्क, ये टेटेन है जो प्लाज्मोडियम ओवेल इसकी जाति है जिसके द्वारा ये मलेरिया बुखार होती है और लगभग ये बुखार की अवधि में 48 घंटे होती है। और एक कॉटन है जो प्लाज्मोडियम मैलेरियाई के द्वारा बहुत ही विशेष प्रकार का ये प्लाज्मोडियम मैलेरियाई लगभग 72 घंटे इसमें बुखार होती है और इसी में व्यक्ति की मृत्यु होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो प्लाज्मोडियम है जैसे ही हमारे बॉडी में प्रवेश करता है ये हमारे आरबीसी को खाना शुरू कर देता है और आरबीसी खाने के साथ साथ हमारे ऑर्गन सिस्टम को भी डैमेज करता है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है अगर उन्हें सही उपचार नहीं मिला। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इनके उपचार। देखिए बच्चों, अब हम लोगों को पढ़ना है कि मलेरिया के रोकथाम एवं उपचार। तो इनका प्रिवेंटेशन एंड ट्रीटमेंट क्या होता है। आपको बता दें कि मच्छर जो होते हैं, कोई भी प्रकार के आप मच्छर आप अपने आसपास के घरों में देखते होंगे कि जहां पे जिस नाली में पानी का बहाव नहीं होता या आपके घर के छतों पे टायर हो, ट्यूब हो या अदर कोई ऐसा पानी जिसमें रुकती हो लंबे समय तक, या कोई आपके घर के आसपास गड्ढे होंगे जिसमें पानी का जमाव होता है, पानी बहते नहीं है, उसी में मच्छर अपने लार्वा को क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं और वो बड़ा होकर एडल्ट होते हैं और वो मलेरिया रोग फैलाना शुरू करते हैं। तो इनका प्रमुख बचाव क्या है, कैसे हम इसका उपचार रोकथाम कर सकते हैं। तो डीडीटी के छिड़काव से मच्छरों को नष्ट कर देना चाहिए। यानी अगर आपके आसपास किसी गड्ढे में या नाली में पानी रुकी है तो उनके साफ करने के साथ साथ उनको क्या करना चाहिए, डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए जिससे मच्छर नष्ट या जितने भी कीटनाशक वगैरह दवाइयां होती हैं उनसे भी इनके लार्वा क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मच्छर के लार्वा जोहड़ और ताल के पानी या पोखरे या गड्ढे के जो पानी होते हैं उनमें कीटनाशक का हमेशा लगातार छिड़काव करना चाहिए जिससे वो नष्ट हो जाए। अपने आसपास के गड्ढों को मिट्टी से भर देना चाहिए। बारिश के समय नाली वगैरह को साफ कर देना चाहिए जिससे पानी लगातार बहते रहे। तो पानी के लगातार बहने से ये क्या करेंगे, जो एनाफिलीज है वो अपने अंडे को नहीं देंगे। और विशेषकर सबसे प्रमुख आप देखेगा एग्जामिनेशन में 1 नंबर पे पूछता है, तो मलेरिया के उपचार के लिए इनका जो ट्रीटमेंट है, एक पेल्यूट्रिन और प्राइमाक्विन नामक के 2 ऐसे फेमस औषधि हैं जिससे इनके सेवन से क्या कर सकते हैं, हम इस रोग को समाप्त कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। तो पेल्यूट्रिन याद रखिएगा, पेल्यूट्रिन और प्राइमाक्विन जो होती है ये 2 ऐसी औषधियां हैं जिनके सेवन से हम इस रोग से निजात पा सकते हैं। आपको बता दें कि जो मलेरिया रोग है ये सन 1894, याद रखिएगा 1 नंबर का प्रश्न हमेशा ये पूछा जाता है। और मलेरिया ही आपके इस यूपी बोर्ड में जो एनसीईआरटी पैटर्न है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप अच्छे से सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी ये मलेरिया जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो 1894 में एक भारतीय सेना के एक डॉक्टर थे जिनका नाम था सर रोनाल्ड रोस, हमेशा 1 नंबर पूछा जाता है। तो सन 1894 में एक भारतीय सेना के एक डॉक्टर थे जिनका नाम क्या था, सर रोनाल्ड रोस। इन्होंने सबसे पहले पता लगाया, तो देखा इन्होंने सेना में काफी तेज उनको बुखार हो रही है, कुछ सेना के जो थे वो मर भी चुके थे। तो उन्होंने पता लगाया कि आखिर ये बुखार होता क्यों है, इसका कारण क्या है, कपकपी बहुत ज्यादा क्यों होती है। तो उन्होंने पता लगाया कि जो मलेरिया रोग है वो किसके कारण होता है, मच्छर के काटने से होता है। क्योंकि ज्यादातर जो भी सेना के लोग कटबंधी क्षेत्रों में, उष्ण कटबंधी क्षेत्रों में बॉर्डर पे, यानी 2 देशों के बॉर्डर जो होते हैं उन क्षेत्रों में ड्यूटी करने के कारण वहां पे ये मच्छर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं मलेरिया के, तो उन्हीं लोगों के ज्यादा हुए। तो उनसे ये सर रोनाल्ड रॉस ने पता लगाया कि जो मलेरिया रोग है वो किसके कारण होती है, मच्छर के काटने से होती है। और मच्छर कौन से मच्छर, मादा एनाफिलीज के कारण। और इस कार्य के लिए उन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा। आपको बता दें ये जो मलेरिया है ये WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल मलेरिया एडिशन
प्रोग्राम, जिसको हम NMEP के नाम से जानते हैं हमेशा, WHO और NMEP एक एक नंबर में कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछने लगता है, तो इसको हमेशा याद रखिएगा, नेशनल मलेरिया एरिडिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, इन्होंने युद्ध स्तर पर कार्य करके भारत से इस मलेरिया रोग को बिल्कुल खत्म कर दिया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि अब पुनः इस रोग का आरंभ हो गया है। बहुत से ऐसे क्षेत्रों में जहां जो तराई क्षेत्र होती हैं वहां पे ये काफी तेजी से फैलना शुरू हुआ है। तो इस वीडियो में आप प्रोटोजोआ से होने वाले रोग में हमने मलेरिया बताया। कल हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मलेरिया रोग यानी पूरा उनका एक डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल, प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके टॉपिक का है। सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो यूपी बोर्ड हो, अगर वो एनसीईआरटी पैटर्न पढ़ते हैं तो उनमें मलेरिया रोग का जो प्लाज्मोडियम उनके लाइफ साइकिल को बारंबार पूछा जाता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम उसके लाइफ साइकिल के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू फॉर